दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इंडिया में इन बातों का, इन लाइनों का समर्थन कर रहे हैं। 10 नवंबर 2025 दिल्ली में रेड फोर्ट के सामने हुआ एक ब्लास्ट। एक कार ब्लास्ट हुआ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। एक ऐसा आतंकी हमला जो नॉन बॉर्डर एरिया पर लगभग 10 साल के बाद भारत में हुआ है। मतलब लोगों को पूरी तरह से हिला दिया। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उन सारे लोगों के बीच में दहशत फैल गई है कि कब, कहां और किसके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, ये कोई भी नहीं जानता। अब दोस्तों, इंडिया में आतंकी हमला पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो हमला करने वाला था वो देश का गद्दार था। इसी देश में रहने वाले, इसी देश में खाने वाले, यहीं से कमाने वाले और यहीं पर सभी लोगों के साथ में मिलजुल कर रहने वाले लोगों में से वो निकले हैं कुछ गद्दार, जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया और उसके साथ साथ में न जाने कितनी सारी साजिशें की हैं। हम सारी चीजों को डिटेल के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि एक ऐसा हमला जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। मतलब फ्रंट वॉर के लिए तो हमेशा हर कोई तैयार रहता है। अब दोस्तों, हम फ्रंट वॉर लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में। इन लड़ाइयों को हम सामने से लड़ते हैं, ये 2 की फ्रंट वॉर है। लेकिन इस बार है 0.5, घर के गद्दार। जो घर के गद्दार होते हैं उनको 0.5 की कैटेगरी, मतलब लोगों का सही कहना है कि सिर्फ गद्दार देश के बाहर नहीं होते, कई बार गद्दार घर में भी होते हैं। और यही उन गद्दारों ने हमारे देश के साथ में किया है, उस बॉम्ब ब्लास्ट। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अटैक कैसे हुआ। ये बात है 10 नवंबर 2025 की शाम को 6:55 पे दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कर रहा हूं। अगर मैं खबरों की बात मानूं तो लगभग 13 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और 20 से 25 लोग वहां पर घायल हुए हैं। एक कार ब्लास्ट, ये कोई नॉर्मल कार ब्लास्ट नहीं था, ये एक आतंकी हमला था। अब दोस्तों, जैसे ये हमला हुआ उसके बाद में एनआईए और एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच गई। उसके साथ में कुछ ही टाइम में वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच गए। एनआईए और एनएसजी का आने का मतलब है इसको आतंकी हमले के साथ ही जोड़ा जा रहा था। उसके बाद में यही चीज सामने निकल कर भी सामने आई। कोई भी चीज अभी तक ऑफिशियली नहीं की गई है। अब दोस्तों, उस टाइम किसी को भी नहीं समझ में आया, किसी को लगा कि सीएनजी फटने से हुआ है, किसी ने न जाने कितनी तरह की बातें की। लेकिन उसके बाद में कुछ वीडियोस को देखने के बाद में समझ में आया कि ये एक प्री प्लान आतंकी हमला था, पूरी तरह से तैयारी के साथ में किया गया एक हमला। ये सिर्फ एक सिलेंडर फटने से ब्लास्ट नहीं हुआ, ये एक पूरी आतंकी हमला हुआ है जिसको अंजाम दिया गया उमर अहमद की तरफ से। कौन है ये उमर अहमद, कैसे प्लानिंग करी, इसको भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, शाम को 6:55 10 नवंबर को यह हमला हुआ। उससे ठीक 3 घंटे पहले उमर अहमद लाल किले के पास में सुनहरी मस्जिद की जो पार्किंग है उस पर उन्होंने 3 घंटे पहले से वहां पर वो पहुंच चुका था। वहां पर उसने किसी के इंस्ट्रक्शन का वेट किया या फिर वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाने का एक इंतजार किया। ये चीजें तो अभी तक पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ सकती हैं। 7 बजने वाले थे तो उसने गाड़ी वहां से स्टार्ट किया और वो रेड फोर्ट की तरफ गया और वहां से आगे यू टर्न मार के जो रेड फोर्ट का जो गेट है उसके सामने, जहां पर नियर में मेट्रो स्टेशन भी था, उसके सामने उसने रेड बत्ती पर गाड़ी को खड़ा किया और वहां पर उसने अपनी इस करतूत को अंजाम दिया, इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, इस आतंकी हमले को वहां पर उसने अंजाम दिया। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्यों इसको आतंकी हमला कहा जा रहा है, क्यों इसको आतंक से जोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों, दिल्ली से ठीक 40 किलोमीटर दूर में आपको फरीदाबाद में ले जाता हूं, जहां पर उसी दिन यानी कि 10 नवंबर 2025 को 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के द्वारा। इनका लिंक जैसे मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान में एक टेररिस्ट आतंकवाद संगठन है, उसके साथ में किया जा रहा है। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर का रोल इसमें ऐसे आया है कि कुछ ही दिन पहले कश्मीर के 9 गांव में कुछ पोस्टर लगाए गए थे जैसे मोहम्मद को, जो कि आर्मी और पुलिस के लिए एक वार्निंग थी, एक चेतावनी थी। जब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो सामने निकल के आया कि इसमें डॉक्टर अदील मोजीब भी इसमें इन्वॉल्व था, जो कि उस टाइम यूपी के सहारनपुर हॉस्पिटल में काम करता है। पुलिस ने उसको वहां से गिरफ्तार किया और उसके पास से AK-47 और ना जाने कितने ही राइफल वहां पर बरामद हुई। उसके बाद में दोस्तों पुलिस और गहराई तक गई तो उसमें निकल कर आया कि फरीदाबाद में अल्फा यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल के अंदर में पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल अहमद बताया जा रहा है। जब दोस्तों पुलिस वहां पर गई तो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां पर मिला, जो कि दोस्तों बम बनाने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ में पुलिस को वहां पर बहुत सारे टाइमर, थिनर्स,
कुछ राइफल्स और AK-56 भी वहां पर मिली। उसके साथ साथ में पुलिस को वहां पे बहुत सारा ऐसा आइटम्स मिले जिनके द्वारा बॉम्ब को बनाया जाता है और बॉम्ब विस्फोट में वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ से पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई और उनको पता लग गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और उसी के बाद में ठीक कुछ ही घंटे बाद में दिल्ली में जब ये धमाका हुआ, इसको कहा जा रहा है कि ये धमाका और भी बड़ा हो सकता था और भी विस्फोट हो सकता था, लेकिन ये धमाका जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि उससे कुछ घंटे पहले ही जो फरीदाबाद में रेड पड़ी है और वहां पर इन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, वहां पे ये चीजें सामने निकल के आई है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आतंकवादी कैसे हो सकते हैं। तो इससे पहले आप लोग इतनी सोच में पड़े, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था। अयमान अल जवाहरी अल कायदा का ये जो चीफ था, ये भी एक आई सर्जन था, एक डॉक्टर था। सैयद सलाहुद्दीन मास्टर कर रखी थी इन्होंने अपनी पॉलिटिकल साइंस में। याकूब मेहमद सन 1993 का मास्टरमाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए था। अगर दोस्तों मैं गिनाने पे आ जाऊं तो ना जाने कितने पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन चुके हैं। तो कभी भी सोच में मत जाइए कि एक पढ़ा लिखा आदमी आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी कहां कैसे किस तरीके से छुपकर हमला करेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब स्लीपर सेल जो कहा जाता था, स्लीपर सेल्स, आपके आसपास रहने वाले लोगों में से कौन कहां कब गद्दारी कर जाए आप लोग सोच नहीं सकते। अल्फा यूनिवर्सिटी टेररिस्ट की यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े नाम दे दिए गए हैं सिर्फ किन वजह से, क्योंकि वहां पर रहने वाले कुछ डॉक्टर्स आतंकवादी निकल गए। मतलब क्या वहां पर यूनिवर्सिटी को नहीं पता था या वहां पर उनको पाला जा रहा था जैसे मोहम्मद की तरफ से उस चीज को क्या क्या किया जा रहा था, ये कोई भी अभी नहीं जान सकता। दोस्तों फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी में ना जाने अभी कितने और राज छुपे हुए हैं, जिनके बारे में अभी डिटेल के साथ में कहा नहीं जा सकता। जब वो निकलेंगे उसके बाद में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों पढ़े लिखे इन आतंकी डॉक्टर्स की प्लानिंग तो ना जाने कितनी बड़ी थी। लाल किले फोर्ट के सामने जो धमाका हुआ उसमें आपको पता है कि 13 लोगों की वहां पर जान चली गई है एज पर रिपोर्ट, और उसके अलावा 20 से 25 लोग घायल हैं। डिटेल्स के साथ में जब जाके देखा तो लोगों की वहां पर पहचान करना भी बड़े मुश्किल हो रखा था। एक आदमी को इस तरीके से पहचाना गया कि उसका जो हाथ कटा हुआ कहीं पर रखा हुआ था, उसने अपने बेटे का टैटू बनवाया हुआ था। मतलब उन चीजों से पहचान की गई। एक भाई जो अपनी बहन के लिए बाहर से कुछ गिफ्ट लेने के लिए गया हुआ था, इस तरह के लोग सामने आए। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, उसमें एक मुसलमान भी था जो कि एक रिक्शा चलाने वाला था, उसकी भी वहां पर एक दर्दनाक मौत हुई है। दोस्तों कुछ लोगों ने इसको रिलीजन से जोड़ा है कि आसपास में एक जैन मंदिर था, उसके अलावा में वहां पर एक माता रानी का मंदिर था जिसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने पूरा रेड फोर्ट उड़ाने का प्लानिंग बनाया था। कि उसके बाद में दोस्तों मुजीब अहमद जहां पर रेंट में रहा करता था, फरीदाबाद के उस गांव में जब जाके इन्वेस्टिगेशन की गई, वहां पर जब चीजों को निकाला गया तो वहां पर लगभग 3 टन के आसपास, मतलब 3000 किलोग्राम के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट वहां पर मिला था। मतलब कितनी बड़ी प्लानिंग करी गई होगी। तो अगर मैं पिछले पुलवामा हमले की बात करूं तो 80 किलोग्राम का वो हमला था, और अब 3000 किलोग्राम, यानी कि पूरा दिल्ली रेड फोर्ट को भी उड़ा सकते थे। ना जाने जहां पर भी इस हमले को किया जाता वहां पर कितने लोगों की जान चली जाती। दोस्तों अभी तक कोई भी चीज ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है इसको आतंकी हमले के हिसाब से की जा रही है। और उसके अलावा में जो फरीदाबाद में मिला है, जो लखनऊ में मिला है, उसके साथ में जो कश्मीर में चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों को जोड़कर उन क्लू एक क्लू को निकाल कर ये चीजों को डिटेल के साथ में देखा जा रहा है। तो इतना बड़ा हमला होने के बाद में एक एक्सपेक्टेशन थी कि सारा देश मिलकर साथ खड़ा होगा, लेकिन वहीं पर इन्हीं के कुछ रिलेटिव्स का कहना कुछ इस तरीके से था। क्योंकि आपका भाई है तो आपको ज्यादा बहुत ज्यादा रहम दिल था। ये आप सब लोग उसे पूछ सकते हो। अच्छा इंसान था, हमारे साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कार्यरत थे, और जो उनका व्यवहार था वो विनम्र व्यवहार था सब लोगों से, सब स्टाफ के लिए। ये वही लोग हैं जो पकड़े गए हैं, आतंकवादी घोषित हो चुके हैं, उसके बाद में भी उनके परिवारों का इस तरीके से सहानुभूति दिखाना और इस तरीके से चीजें बोल देना, ये तो मेरे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उसके साथ साथ में जैसे ये वीडियोस सोशल मीडिया पे जाने लगे, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सोशल मीडिया में चीजें आने लगी, रिएक्शन कुछ एक समुदाय का रिएक्शन कुछ इस प्रकार था। अब मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, आप ही लोग देख लीजिए कि किसी समुदाय का इस तरीके से रिएक्शन आ जाना उनकी इस मानसिकता को किस तरीके से दिखाता है। अब दोस्तों पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में डॉक्टर शाहिद को भी वहां से गिरफ्तार कर लिया, जो कि लखनऊ की रहने वाली, और इनका लिंक अफीजा बीबी के साथ में मिलाया जाता है। अफीजा बीबी वही है जो पुलवामा हमला हुआ था, वहां पर एक टेररिस्ट था, उनकी ये बीबी थी, और ये 6 साल से पाकिस्तान के बहावलपुर में रह रही है।
बहावलपुर वही है जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी है। जैश ए मोहम्मद के जो प्रमुख हैं मसूर अहमद, ये उनकी बहू है। दोस्तों मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये चीज जाए कि किस तरीके से भारत में एक ऐसा सिनेरियो बन के आ रहा है जिसमें खुद के देश के गद्दार लोग भी सामने आ रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर चीजों को बिलोंग करते हैं। ये भी लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, उस चीज पर भी लोग ध्यान दें। और आप लोग भी सेफ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।